नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंचे हैं ललितपुर जिले स्थित मोहल्ले नई बस्ती में। और यहाँ पे जो नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं और तो जल्द ही चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। और यहाँ और क्या कौन यहाँ पे दावेदार हैं और उन लोगों से हम बात करेंगे। और जो वर्तमान में पार्षद रहे उनके क्या कुछ विकास रहे, क्या कुछ रणनीति रही और किस तरह उन्हें विकास करवाया, साथ ही हम ये भी जानेंगे। और अगर जो यहाँ से दावेदार भी हैं और तो उनसे भी हम जानेंगे कि क्या उनके विकास के मुद्दे होंगे और किस तरह से वो विकास करवाएंगे। और अगर वो यहाँ पे इस मैदान में कूदे हैं तो क्या कुछ उनकी पूरी रणनीति रहेगी। तो हमारे साथ कृष्णा शर्मा उर्फ गोलू शर्मा जो कि नई बस्ती से प्रत्याशी हैं और उनसे हम जानेंगे, चूंकि वो है यहाँ पे वार्ड नंबर 17 नई बस्ती से प्रत्याशी हैं। तो तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। मैं कृष्णा शर्मा उर्फ गोलू, भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंत्री, वर्तमान में बूथ अध्यक्ष भी हूँ। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि बाढ़ की स्थिति और बाढ़ के पार्षद, तो जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ नगर निकाय चुनाव से हमारे यहाँ पार्षद बनते चले आए हैं। नाम तो मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन क्या होता है कि जब तक चुनाव रहते हैं, चुनाव तक वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे। बाढ़ की स्थिति जीरो है यहाँ पर, जो विकास कार्य हैं वो जीरो हैं, जो इनके काम हैं वो सिर्फ कागजों में काम है। अगर आप धरातल पे आके देखते हैं तो धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। नालियां भी चौक यहाँ की पड़ी रहती हैं। अगर हम इन्हें फोन करते हैं कि पार्षद जी हमारे यहाँ की नालियां चौक है, हमारे यहाँ मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जैसे कि सुनने में आता है कभी डेंगू आ रहा है, कभी मलेरिया आता है, तो बाढ़ों में छिड़काव की व्यवस्था अति आवश्यक होती है। बच्चों को बीमारी ना हो, बच्चों के माता पिता स्वस्थ रहें, बच्चों की माएँ स्वस्थ रहें, क्योंकि जो नालियों में एक कीचड़ भर जाता है, बदबू आने लगती है, उसकी कोई सफाई नहीं होती है। और पार्षद जी विकास के मुद्दे पे ऐसे मानो जैसे कोसों दूर हो बाढ़ से। इसके बाद अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्येक बाढ़ों में, मुझे सुनने में आया था कि बाल्टियां वितरित की हैं। प्रत्येक बाढ़ों में एक जितने बाढ़ों की संख्या होगी उस हिसाब से बाल्टी वितरित की हुई है, लेकिन हमारे मोहल्ले में बाल्टी वितरित नहीं हुई है। आखिर कहाँ चली जाती हैं ये बाल्टियां? सरकार से जो बाल्टियां आपके मोहल्ले तक आती हैं, कहाँ चली जाती हैं? ऐसा आपने क्या देखा कि जो आप अभी मैदान में आप कूद चुके हैं कि अगर कोई विकास अगर आपको नहीं दिखता है तो आपने भी ये ठाना कि नहीं, ये चीज हम करवाएंगे, ये चीज होनी चाहिए। तो क्या चीज आपने देखी, क्या कमियां देखी और किन कमियों को यहाँ पे पूरी होना चाहिए? बहुत सुंदर बात कही आपने पत्रकार महोदय। जैसा कि मेरा मानना है कि मोहल्ले में पार्षदों की जो एक महत्वाकांक्षी, जो मोहल्ले के लोग बाग पार्षद को चुनते हैं तो उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं, देख लीजिए, जहां लाइट नहीं है वहां लाइट लगवाना चाहिए। इसके बाद आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर मोहल्ले की महिलाएं अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने जाती हैं। तो जहां तक मेरा पर्सनल एक मानना है, क्योंकि हमने संगठन से काम किया है, तो संगठन हम लोगों को सिखाता है कि कार्य कैसे करना चाहिए। तो संगठनों ने हमको ये सिखाया है कि मोहल्ले में एक कैंप लगना चाहिए, जैसे आधार कार्ड का कैंप हो गया, और इसके बाद आप मान लीजिए कि आपका जाति का कैंप हो गया, आय का, मतलब ऐसे कैंप लगना चाहिए। कैंप लगने के बाद उनकी निस्तारण होना चाहिए। बाढ़ में पार्षदों को जाकर देखना चाहिए कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा चाहिए। आप बन गए 5 साल वोट मांग, आप एक बार वोट मांगने आए, 5 साल आपका कोई काम नहीं है, आपका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, आप कौन पार्षद हैं, मोहल्ले के व्यक्ति आपको जानते ही नहीं है। बाद में 5 साल जब चुनाव आने के बाद आप आते हैं, आपने पैर पड़े, माता जी आपका आशीर्वाद चाहिए, तो उनको अंदर से भी झांकना चाहिए कि यदि आपने कुछ काम नहीं किया है तो आप कैसे दूसरी बार वोट मांग सकते हैं। आपने एक बात कही कि पार्षद को पता नहीं होता कि क्या करवाना क्या नहीं करवाना। अगर हम बात करें पार्षद की, तो क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां? जैसे पार्षद की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि जो बाढ़ होता है, मेरा एक पर्सनल संगठन के नाते एक एक्सपीरियंस रहा है संगठन में, पार्षद की भूमिका होनी चाहिए कि पार्षद को वो बाढ़ गोद लेना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में देखते हैं अपन कि हमारे घर में आज जो जरूरत की चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो घर का आदमी बताता है कि नहीं यार, घर के लोग बताते हैं कि ये चीजें खत्म हो गई, तो हमें उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे हमने देख लिया कि इस मोहल्ले में ये परिवार ऐसे हैं जो परिवार सक्षम नहीं है, तो ठीक है, बाढ़ के माध्यम से यदि हम उनकी विकास कर सकते हैं, जैसे कि बाढ़ों के
अनुरूप ये चीजें आती हैं, जैसे मिड डे मील हुआ, इसके बाद राशन वितरित कोटा हुआ, तो पार्षदों को स्वयं जाके वहां देखना चाहिए सही मात्रा में बट रहा है या नहीं, लोगों को जो उसके है मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी आवास योजना चल रही है, आवास योजना में जाके देखना चाहिए किन किन के आवास हुए हैं, कौन व्यक्ति आवास के पात्र है अपात्र है, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है पार्षद के लिए। जैसे आपने कही कि ये सब चीजें वार्ड में देखना होता है, राशन वितरण को लेकर बात हो गई, साफ सफाई व्यवस्था को लेकर बात हो गई। तो देखिए ये हमारे साथ ये प्रत्याशी हैं जो कि नई बस्ती वार्ड नंबर 17 से हैं, और इन्होंने साफ तौर पर उन्हें बताया कि एक पार्षद की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। जैसे उन्होंने सारी मूलभूत सुविधाओं से उन्होंने अवगत कराया कि ये उन लोगों की सुविधाएं ये लोगों को उपलब्ध कराना होता है, ना कि केवल ये कि नाम के लिए कि पार्षद होना और ये चीज के केवल न बन गए और बस उसके बाद में कोई जानकारी, तो पहले जानकारी तो जो इन्होंने अभी मैदान में कूदे हैं तो उन्होंने पहले से ये ठान कर कूदे हुए हैं कि हमें किस तरह से इनको विकास में। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जैसे साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, और आवासों की बात हो गई, शौचालयों की व्यवस्था की बात हो गई, और राशन वितरण को लेकर भी बात हो गई, और साथ ही अगर शिक्षा संबंधी अगर देखा जाए तो उसमें क्या आपका सहयोग रहेगा? जी, जहां तक एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि शिक्षा के माध्यम से हमारी राज्य सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, तो शिक्षा को लेके जो एक आग्रह कि हमने तमाम मुद्दों पे जाना है, हमने सफाई व्यवस्था पर भी जाना है, और साथ ही यहाँ की जो साफ सफाई का माहौल कैसे रखेंगे ये भी जाना है। साथ ही ने ये भी बताया कि हम कैसे विकास करवाएंगे। और अब हम बात करेंगे शिक्षा पे कि इनका शिक्षा पर कितना क्या जोर होगा। तो भाई साहब, शिक्षा पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा पर हम ये कहेंगे कि जो एक वार्ड होता है, वार्ड का पार्षद होता है, अगर वो गरीब निर्धन बच्चे हुए, सबसे पहले उनका विकल्प आता है कि बच्चों को स्कूल तक कैसे पहुंचाया जाए। तो जहां तक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है संगठन के नाते कि बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए सबसे पहले तो आप एक क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था कीजिए, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि हम स्कूल जाते हैं। जो LKG UKG से बच्चे स्टार्ट करते हैं शिक्षा को, तो स्कूल में जाएं, स्कूल में एक पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। जो बच्चे सड़कों पर घूमते हैं, वाहन से टकरा जाते हैं, तो कहीं माता पिता के दिलों में एक डर बना रहता है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमको छोड़ने उनको जाना है, लेने उनके जाना है। इसके बाद आते हैं हम क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे। क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे जो एक शहरी बस्ती है, जहां हमारे कुछ निर्धन परिवार अपना भरण पोषण करते हैं, तो 25 साल से जो हमारे यहाँ के पार्षद जी कार्यरत हैं, संगठन उन्हें जो वो निर्दलीय खड़े होते हैं, जीतते हैं, जीत कर आते हैं, अच्छी बात है जीतते हैं। लेकिन क्या है कि व्यक्ति विशेष को बढ़ाने का काम किया है उन्होंने। व्यक्ति विशेष को बढ़ाते हैं, एक व्यक्ति विशेष को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो पिसता चला जा रहा है। जैसे कि क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे जो वार्ड नंबर 17 में आता है, उसमें क्या है कि आप अगर जाके वहां देखेंगे पत्रकार महोदय, तो वहां की जो नालियां हैं वो चौक मिलेंगी। इसके बाद जो वहां के गरीब बच्चे हैं, उनकी घरों में पानी भर रहा है। उनके जो गार्जियंस हैं वो कह रहे हैं, जैसे अभी मैं पिछले सप्ताह वहां का निरीक्षण करने गया था, जो कि पार्टी से हम लोगों को दायित्व दिए गए हैं कि आप जाके देखिए कि कौन से वार्ड में सफाई है, कौन जो भी है वो संगठन हम लोगों का तय करेगा। लेकिन हम लोगों को अपने एक मानवता के नाते हम वहां जाते हैं, देखते हैं, तो वहां के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनका भरण पोषण हम लोगों ने देखा कैसा होता है। तो पार्षद जी का एक दायित्व होता है कि जैसे कोटा होते हैं, जो राशन होते हैं सरकारी, तो नालियां हमने पिछली बस्ती में चौक देखी। इसके बाद जो हमने आप लोगों को बताया है कि यदि जनता हमें मौका देती है तो जो गरीब कन्याएं होती हैं, जो एक निर्धन परिवार होता है, मध्यम वर्गीय परिवार होता है, तो जो गरीब कन्याओं का विवाह होता है, तो पार्षद स्वयं के भी कुछ एक मानवता के हम लोगों के दायित्व होते हैं। मानवता के नाते जो एक गरीब कन्याएं होती हैं, उनको ज्यादा नहीं तो जो भी कन्या के विवाह में खर्च आएगा उसका हम 10%, 20%, 30% जो भी हम सक्षम के माध्यम से दे सकते हैं, उसको हम उतना प्रदान कराएं, इसके बाद मुहैया कराते हैं। इसके बाद चलते हैं हम, जैसे कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं हमारे वार्ड में जो मृत्यु के बाद उनका क्रियाक्रम नहीं करा पाते हैं। तो मेरा मानना है कि पार्षद एक ऐसा चुनना चाहिए, पार्षद एक ऐसा होना चाहिए कि यदि उसके वार्ड में मरने के उपरांत क्रियाक्रम करने की व्यवस्था नहीं है, तो पार्षद अपने खुद के मानवता के नाते वहां जाके उसके क्रियाक्रम का जो भी बनता है, ब्राह्मण भोज, इसके बाद लकड़ी कंडे जो भी होते हैं, उनको मुहैया करा सके। ऐसे में क्या होता है कि पार्षदी एक अलग बात हो गई, लेकिन एक जो मानवता का आपका हो गया वो करें। इसके बाद और आगे अपन चलते हैं। हमारे वार्ड में जहां तक हमने समस्या देखी है, कोरोना काल में भी हमने ऐसा देखा है कि
हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जगह जगह कीटनाशक छिड़काव, इसके बाद जो नालियों की साफ सफाई को लेके जो एक अथक प्रयास किया है, हमारे यहाँ के पार्षद जी बिल्कुल सुन रहे हैं। धरातल पे कोई काम नहीं किया है इन्होंने। बाहर नहीं निकलते थे घर से, लोग बाग जा रहे हैं, मर रहे हैं, गलियां चौक पड़ी है, नालियां चौक पड़ी हैं। अरे आपको सरकार दे रही है, आप अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं श्रीमान। आप नालियों की सफाई देखिए, नालियों की भरार देखिए, इसके बाद जो क्या बोलते हैं, दवाई छिड़काना हुआ, ये सब अगर आप देखेंगे एक मानवता के नाते, एक पार्षद के नाते, तो आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले आप जाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए। लेकिन हमारे पार्षद जी बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ 5 साल में अपना चेहरा दिखाने आते हैं। जैसे कि आपको सोचना चाहिए कि अगर आपको जनता मौका देती है तो आप उनके घर जाएं। आप ठीक है नहीं जा पा रहे हैं, किसी को भेजाइए, अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो कम से कम फोन से तो संपर्क कीजिएगा श्रीमान। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है। धरातल पे हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि यदि इस बार जनता मुझे मौका देती है, संगठन मुझे मौका देता है, तो मैं कुछ ऐसा करने का प्रयास करूंगा जिससे हमारे वार्ड की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे, बच्चे शिक्षित हों, शिक्षा में आगे अव्वल रहें। इसके बाद उनका जो भरण पोषण होता है वो सरकार के माध्यम से जो जो आती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गई, वृद्धावस्था पेंशन हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा लेके आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आते हैं, तो वृद्धावस्था पेंशन बनवा दी जाए। 1,000 रुपए प्रत्येक माह हमारी सरकार ने मुहैया कराती है। तो ये सब पार्षद के काम होना चाहिए। बस इसी आग्रह के साथ हम मैदान में आए हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि पार्षद की जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, साथ ही कुछ छोटी छोटी बातें भी होती है जिनको लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे आधार कार्ड बनवाना होगा, कई ऐसे कागजात होते हैं कि उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि जो लोग जिम्मेदार लोग होते हैं वहां के, तो केवल उनको उल जुलूल जवाब देकर टरका दिया जाता है, जबकि लोग पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तो इन चीजों के लिए आप क्या कहेंगे, कितना क्या जैसे किसी का कोई सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से में किसी की डिलीवरी हुई तो उसको लेके उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता, नहीं जानकारी होती है तो उनको चक्कर भी काटने पड़ते हैं। तो इनके लिए क्या आपका प्रयास रहेगा? बहुत सुंदर बात कही आपने पत्रकार महोदय। जैसा कि हमने अपनी एक रणनीति तैयार करके रखती है, प्रत्येक जो लोग होते हैं वो अपनी रणनीति बनाते हैं, तो मेरी रणनीति इस प्रकार से है कि जैसे कि सबसे पहले तो पार्षद का काम होता है कि अपने वार्डों में जाके देखना कि वहां क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपने जो कहा कि वार्डों, तो मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि सबसे पहले पार्षद का काम होता है कि आपके यहाँ के वार्ड की जो जनता भटक रही है, आप कैंप लगवाइए। जैसे कि आधार कार्ड के लिए आप कैंप लगवाइए, हर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जब भी कैंप लगवाइए, पूरे जो जिस वार्ड में लगवा रहे हैं, जिस गली में, जिस मोहल्ले को, वहां के लोगों को आप सूचित कीजिएगा। अगर आप चुने जाते हैं तो क्या ये व्यवस्था संभव होगी आपके द्वारा? बिल्कुल संभव होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो योजनाएं लाते हैं, वो योजनाएं क्या कागजों में रहेंगी? क्या पार्षद उसका दायित्व नहीं समझेंगे? आप बताइए, लोगों को बताइए कि हमारे प्रदेश में जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं। अरे आप उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाइए। पार्षद किसे कहते हैं? पार्षद आखिर क्या है? तो नारद जी का काम होता है पार्षद जी का। जो राज्य सरकार से योजनाएं आ रही हैं वो घर घर जाके आप बताइएगा, बताइए उन योजनाओं को लागू। योजनाएं सरकार सब लागू करती है, बस अभाव इस कारण हो जाता है कि लोग बाग जानते नहीं। जैसे कि कन्या का विवाह होता है तो सरकार से योजना होती है कि उस कन्या के विवाह में इतने इतने की राशि सरकार प्रदान कराएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को यह चीज पता भी होगी। कंट्रोल जो राशन का होता है, फ्री बट रहा है या पैसों में बट रहा है, इसकी जानकारी नहीं होती क्योंकि पार्षद देते ही नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें ये भी सामने आती हैं कि महिलाएं भी होती हैं, बुजुर्ग भी लोग आते हैं तो उनका राशन में से नाम कट जाता है। अब वो लोग दरवाजे काटते रहते हैं, यानी दरवाजे खटखटाते रहते हैं अधिकारियों के, हमारा राशन कार्ड नहीं जोड़ा जा रहा, हमें बताया जाए कि कैसे जोड़ा जाए। उनको कुछ बताया भी दिया जाता है लेकिन वो सही से समझ नहीं पाते हैं। अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदार नहीं होने के कारण उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, काफी परेशानियां होती हैं उनको। कुछ लोग तो ऐसे ही रह जाते हैं जिनका उनको राशन में नाम नहीं जुड़ पाता है और उनको नया राशन कार्ड भी नहीं बनवा पाते, तो उनके लिए क्या इतना क्या प्रयास रहेगा? जैसे कि आपने कहा कि राशन में से नाम कट जाता है, राशन कार्डों में से नाम कट जाता है, जो अशिक्षित लोग रहते हैं वो इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि उनको जाके बतलाया जाए।
पार्षद के पास जाके अगर वो बता रही हैं कि मेरा नाम कट चुका है, तो पार्षद का एक घर के नाते, एक पार्षद के वार्ड का एक पार्षद के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप जाइए, उनका नाम जुड़वाइए, आप संपर्क कीजिए, उनको जाके एक आश्वासन दीजिए कि नहीं, आपका जो नाम कटा है वो जुड़ेगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो राशन वितरित करते हैं उनके पास जाइए कि इनका नाम कैसे कटा, क्यों कटा, क्या होना चाहिए, थोड़ी उनसे जानकारी लीजिए, उनको बताइए, तब जाके तो होगा। क्योंकि हमारे देश में शिक्षा को लेके जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने जो किया नहीं किया वो आप सब लोग उससे, पत्रकार महोदय आप बहुत अच्छी तरह से उससे वाकिफ है। लेकिन जब से हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोर्चा संभाला है, तब से आप देखिए आप हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है, कहाँ हमारा देश है। आज कोरोना से भी हम लोग कितने आगे निकल के आए हैं। वैक्सीनेशन जहां तक पूरा हो चुका है, संपन्न वैक्सीनेशन भी हो चुका है। इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन संपन्न किया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, वो मिलके हमेशा एक आगे बढ़ाने का, एक गाड़ी चलाने का, एक संपन्न राज्य, संपन्न देश बनाने का कार्य कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से योजनाएं आती हैं लेकिन नीचे तक लागू लोगों को पता ही नहीं होता है कि योजना क्या है, क्या योजना आई। तो हम, अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, संगठन ने हमें मौका दिया, तो हमारे तक ये योजनाएं रहेंगी कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, उनको बतलाया जाए कि योजना ये है, ये आपको यहाँ से मुहैया होगी, मेरे माध्यम से आपको क्या क्या वितरित होगा, मेरे माध्यम से आपको क्या क्या मिलेगा। हम ये प्रत्येक घरों में जाके हम ये बतलाने का कार्य करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने और बिल्कुल साफ तरीके से बताया इन्होंने कि पार्षद की जिम्मेदारी क्या होती है। केवल पार्षद बन जाना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, जबकि काम करवाना भी उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो इन्हें कई चीजें ऐसी बताई हैं चूंकि लोगों को नहीं पता होता, लोग जो अपने आप को असमर्थ समझते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उनके ऊपर भी कोई होता है बताने वाला, तो लेकिन उनको कोई ये जानकारी देने वाला नहीं होता है। तो उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल साफ बताया है कि क्या क्या इनकी जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था की बात की जाए, साफ सफाई की व्यवस्था की अगर बात की जाए, राशन वितरण को लेकर अगर बात की जाए, नाम कट जाते तो उसकी भी बात उन्होंने बताई, नालियां चौक है उसकी भी बात उन्होंने बताई। साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना, तमाम योजना चलाई, साथ ही उन्होंने उनके बारे में बताया कि उनको कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि लोग बहुत से ऐसे हैं कि उनको इन सब योजनाओं का अभाव है। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी लड़की की भी शादी होती तो उनका भी योजना का लोगों को लाभ मिलता है, तो किसी को जानकारी होती ही नहीं होती। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कर, अगर इन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर इनको आशीर्वाद मिलता है तो ये जो इन्होंने बात बताई, ये सारे इन सारे दावों पर खरा उतरेंगे। अब देखना क्या है कि कितना क्या आशीर्वाद मिलता है जनता का और क्या कुछ इनका कहना रहेगा। बाद में हम और भी जगह आपको ले चलेंगे, वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।